हे एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन टेट मंत्रा। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिहार जी के पढ़ रहे हैं। और बिहार जी के हमारे एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात से आप भली भांति परिचित हो। तो चलो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। देखो आपने बोला था ना कि डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्त? 22 मार्च को मनाया जाता है। और वहीं पे हम आपको बता दें कि 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है। 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो बिहार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है दोस्त? जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ना, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, बताओ। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। वहीं पे अगर हम बात करें मित्र, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या? प्रवासी दिवस। इसी दिन क्या हुआ था? गांधी जी भारत आए थे, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वहीं पे बात करें तो 1 मई, अभी अभी 1 मई गुजरा, और 1 मई के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखो करंट से रिलेटेड मुद्दे हमारे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो 1 मई को क्या मनाया गया है? तो श्रमिक दिवस मनाया गया। ठीक है। श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और वहीं पे बात करें 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। तब तक हम आपको क्या बता रहे हैं, तब तक हम बता रहे हैं आपको सबसे पहले कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है। ये बात तो मैंने बता दिया कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना। उसके बाद अगर मान लो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड हिंदी डे, मतलब हिंदी दिवस हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे एन लगा लो। ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। वहीं पे अगर हम आपको बता दें कि 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व युवा दिवस, मतलब इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते। कब? तो 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे। समझ में आ गया ना? कब सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे? तो 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पे अगर हम आपको बता दें कि 12 जनवरी के बाद क्या आता है, 23 जनवरी, और 23 जनवरी को हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? 23 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। समझ में आ रहा है ना सारी बातें? तो 23 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पे हम आपको आगे और बता दें तो हम लोग 28 फरवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, और 25 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो 25 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या? तो 25 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, 25 जनवरी को, सॉरी 25 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो 25 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वोटर्स डे। क्या? वोटर्स डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? वोटर्स डे। समझ में आ रहा है ना ये सारी बातें? और वहीं पे हम आपको आगे बता दें, और आगे बता दें तो क्या होता है मित्र, वहीं पे हम आपको आगे बता दें तो 28 फरवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ 28 फरवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं। 28 फरवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, बता रहे हो कमेंट में? तो 28 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कब? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को। समझ में आ गया? वहीं पे हम आपको बता दें, एक और चीज़ बता दें, तो वो क्या है, तो 7 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं मित्र, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आपको बता दें तो 25 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये बात आप कमेंट बॉक्स में 24 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं। ये दोनों बातें आप कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। समझ में आ गई? ये सारी बातें आप नोट्स बनाते रहो। ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलता है, हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था, तो हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में छापो। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 22 मार्च 1957। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रध्वज, क्या? राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज की बात करें तो राष्ट्रध्वज जो है ना, इसको कब तैयार किया गया, तो किसने तैयार किया, तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया।
पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। इसे 22 मार्च 1947 को क्या किया गया, तो इसे अपना लिया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इसे अपना लिया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इसे अपना लिया गया। समझ में आ गया? कब 22 जुलाई 1947 को इसे अपना लिया गया। उसके बाद हम आपको बता दें कि हमारे राष्ट्र ध्वज का जो अनुपात है वो कितना रहता है, तो 3:2 रहता है। कहने का मतलब 3:2 कैसे रहेगा, तो 3:2 इस हिसाब से रहेगा कि 3 मीटर लंबाई या फिर 3, अगर मान लो अगर उंगली से नाप रहे तो 3 अंगुली लंबाई और 2 अंगुली चौड़ाई। कहने का मतलब 3:2 में होगा। हमारा झंडा कैसा होगा, मतलब ऐसा होगा। ठीक है, ये 3:2 नहीं है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप देख लो। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको बता दें कि हमारे राष्ट्र ध्वज में कितने कलर है, 3 ट्राई कलर है, 3 COLOUR कलर है। उसके बाद हम आपको बता दें कि इसमें 24 तिलियाँ हैं। कितने तिलियाँ हैं, 24 तिलियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ना तो क्या होगा, तो इसे कब अपना लिया गया, हमारे संविधान सभा ने कब अपना लिया, तो 22 जुलाई 1947 को अपना लिया। उसके बाद अगर हम बात करें इसी में, तो इसमें क्या है, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हमारे देश में 2 चीज़ अपना लिया गया था। क्या अपना लिया गया था, एक तो सबसे पहले राष्ट्रगान अपना लिया गया था। क्या अपना लिया गया था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, यही ना। 24 जनवरी 1950 को 2 काम हुआ था। पहला क्या हुआ था, पहला हुआ था हमारे यहाँ राष्ट्रगान अपनाया गया था, राष्ट्रगान अपनाया और राष्ट्रगीत अपनाया। क्या अपनाया, राष्ट्रगीत अपनाया। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ रही है। राष्ट्रगान को किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, राष्ट्रगान को किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और राष्ट्रगीत को किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा है। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। समझ में आया ना, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि इसी में एक और पॉइंट क्या हो सकता है, तो इसे किस बुक से लिया गया है, तो राष्ट्रगान को तत्वबोधनी कविता का 13 पंक्ति वाला लाइन है। कितना पंक्ति वाला, 13 पंक्ति वाला ये लाइन है। ठीक है, कितने पंक्ति वाला है, तो 13 पंक्ति वाला ये लाइन है। उसके बाद हम आपको बता दें कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रगीत लिखा गया है, जिसे राष्ट्रगीत को क्या कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, और राष्ट्रगान जन गण मन। ठीक है, कौन सा, जन गण मन। समझ में आ रहा है ना, तो जनगण मन। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया और इसको भी 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, अपना लिया गया। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें कि इसे कौन से बुक से लिया गया, तो आनंद मठ से लिया गया। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया। ये भी बात समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलता है, तो एक चीज़ और भी नोट ही कर लेते हैं ना, तो इसे सबसे पहले राष्ट्रगान को कब गाया गया, 1911 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, बताओ। 1911 में जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता विशव नारायण ने किया था। किसने किया था, विशव नारायण। ठीक है, विशव नारायण किए थे इस कांग्रेस की अध्यक्षता। और ये कौन से अधिवेशन में गाया गया था, ये बात आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। ठीक है, और राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रगीत सबसे पहले 1896 में कौन से अधिवेशन में गाया गया, बोलो। कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। कौन से अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और कब गाया गया, 1896 में गाया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया। और उस वक्त 1896 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। कौन कर रहे थे, रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया ये सारी बातें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा ने क्या किया था, तो हमारा संविधान को लागू किया था। इस दिन संविधान लागू हो गया। और संविधान लागू होने के बाद क्या किए थे, तो राष्ट्रपति कौन, सिवान जिला के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए इस दिन। कोई बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च 1957 को क्या हुआ था पता है, 22 मार्च 1957 को हमारे देश में शक संवतम को अपना लिया गया था।
समझ में आ गया ना। शक संवतम को पहले अपना लिया गया था, लेकिन शक संवतम को छोड़ के अशोक संवतम, ये मतलब 2 हमारे देश में कैलेंडर है ना, उसे अपना लिया गया था, जो कि मून पे आधारित है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। कल मैंने बताया था कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, तो वो हो गया आपको कोसी है क्या, गंगा नदी है, गंडक है, या फिर कमला है, या फिर बागमती है। बताओ आप, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। होता क्या है, अगर हम आपको बिहार की नक्शा बताएं ना, तो बिहार का नक्शा बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। और बिहार का नक्शा जो ऐसा है ना, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से ठीक यहाँ से क्या होता है, यहाँ से गंगा नदी बहती है। क्या होता है, गंगा नदी बीच से बहती है, और गंगा नदी जैसे ही बहता है तो यहाँ पर क्या होता है, कोसी नदी, यहाँ पे कोसी नदी गंगा में आता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे कौन सा नदी, गंडक, उसके बाद बहुत सारा नदी ऊपर से आके मिलता है, नीचे से आके मिलता है। क्यों, क्योंकि नीचे वाले भाग में झारखंड है। क्या है, नीचे वाले भाग में झारखंड है, ऊपर वाले भाग में नेपाल है। क्या है, ऊपर वाले भाग में नेपाल है। अब नेपाल और इधर दोनों से आने वाला पानी क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिल जाता है। और दोनों से आने वाला पानी जैसे ही मिलता है तो क्या होता है, बीच में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो ये कोसी नदी क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। समझ में आ गया। हम आपको बता दें कि बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, गंडक परियोजना है, ठीक है। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी हो गई, तो गंडक परियोजना, गंडक परियोजना। और हम आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय योजना कब स्टार्ट होता है, तो 1951 में बहुउद्देशीय योजना स्टार्ट होता है, बहुउद्देशीय योजना स्टार्ट होता है, ठीक है। बहुउद्देशीय योजना 1951 में स्टार्ट होता है। वहीं पे अगर हम बात करें आगे, तो गंगा नदी, गंगा नदी में मैंने बताया था कि एक ठो क्या होता है, तो वो आके मिलता है गग्घर नदी, गग्घर नदी मिलता है। कहाँ पे मिलता है, बिहार के किस जिले पे और कौन से स्थान पे गग्घर नदी गंगा में मिलता है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कमला और बागमती, ठीक है। ये सारी बातें हो गया। तो गग्घर नदी कहाँ पे मिलता है, छपरा में मिलता है। छपरा में कौन से स्थान पे है, छपरा कौन से जिला का है, तो सारण जिला का है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलता है, बराबर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बराबर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताओ। गया में है क्या, मुंगेर में है, पटना में है, किशनगंज में है, बताओ, बता रहे हो क्या। तो देखो क्या है, गया में स्थित है। बराबर की पहाड़ी कहाँ पे है, तो गया में स्थित है। ये गया में, ये क्या है, अरावली का ही, क्या, अरावली का ही सुतूर हिस्सा है। अरावली का ही क्या है, सुतूर हिस्सा है, सुतूर हिस्सा है। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था पटना जो है, इसकी स्थापना किसने की थी, पटना की स्थापना किसने की थी, उदायन ने की थी। उदायन ने पटना की स्थापना की, और उदायन ने पटना की जब स्थापना की तो पटना का नाम पाटलिपुत्रा था, और पाटलिपुत्रा का नाम चेंज करके पटना किसने रखा, तो शेरशाह सूरी ने। किसने रखा था, शेरशाह सूरी ने। कोई दिक्कत है, सूरी, सही है। ये ले लो, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। चलो आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था, बताओ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले को क्या किया गया था, तो अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था, यही ना। तो चलो, पटना को क्या अपराधी जिला घोषित कर दिया, अररिया को, सारण, सीतामढ़ी, बताओ। तो मैंने बताया था सारण जिला को क्या किया जाता है, अपराधी जिला घोषित कर दिया जाता है। और अपराधी जिला जब घोषित कर दिया जाता है सारण जिला को, तो सारण जिला को जैसे ही अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो सारण जिला में ही एक और स्थान है जिसका नाम है छपरा। छपरा का मैंने नाम बताया था, छपरा का लिट्टी, ठीक है, बहुत ही फेमस है। तो छपरा में ही क्या होता है, गग्घर नदी। गग्घर नदी क्या होता है, गग्घर नदी किससे आके मिल जाता है, तो गग्घर नदी मिल जाता है गंगा नदी से, ठीक है, गंगा नदी से मिल जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। और पटना की बात करें तो पटना में क्या है, गोलघर है। मैंने बताया था, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। पटना में क्या है, गोलघर है। गोलघर का निर्माण किसने करवाया था, 1787 ईस्वी में, 1787 में,
कब? 1786 में, शायद 1786 में पटना का गोलघर किसने करवाया था? गैस्टिन ने करवाया। किसने करवाया था? गैस्टिन ने, जॉर्ज गैस्टिन ने करवाया, ठीक है। और पटना में गोलघर जो है, उस गोलघर का लंबाई कितना है? लंबाई कितना है? लेंथ कितना है? तो 96 फीट है। और चौड़ाई, उसकी दीवार की मोटाई कितना है? उसकी दीवार की मोटाई कितना है? तो 12 फीट है। समझ में आ गया ये सारी बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। और किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था बताओ? रॉबर्ट क्लाइव था क्या? वॉरेन हेस्टिंग्स था क्या? कॉर्नवालिस था? जी बिल्कुल, कॉर्नवालिस के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में? कॉर्नवालिस के शासन काल में हुआ था। पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। क्या 1783 में क्या हुआ था? 1783 में भीषण अकाल आया था। 1783 में क्या हुआ? भीषण अकाल आया, ठीक है। भीषण अकाल आने के बाद क्या हुआ था? इसी की वजह से वहाँ पे गोलघर का निर्माण करवाया गया, क्योंकि अनाज का भंडारण करना ही था। और अनाज का भंडारण नहीं करता तो कैसे जीता, उनके अधिकारी लोग कैसे रहते, बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलता है? बिहार का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से सीमा बनाता है? बताओ, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से सीमा, मतलब नेशनल बाउंड्री भी और इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है? चलो हम बताते हैं, आप नहीं बता सकते हो तो हम बताते हैं। क्या किशनगंज है? तो किशनगंज तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। किशनगंज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम बिहार का मैप बनाएं तो बिहार का मैप जैसे ही बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। हम आपको बता दें कि बिहार में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे है ईस्ट चंपारण, यहाँ पे है वेस्ट चंपारण, यहाँ पे है सीतामढ़ी, यहाँ पे है मधुबनी, और यहाँ पे है अररिया, और यहाँ पे सुपौल, और यहाँ पे किशनगंज। कौन कौन सा हो गया? ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, और ये क्या हो गया? देखो, ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ठीक है, ईस्ट चंपारण हो गया। उसके बाद इसको क्या, इसका नाम ले लो, वेस्ट चंपारण हो गया, वेस्ट चंपारण। उसके बाद क्या, ये कौन सा हो गया? ईस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण के बाद कौन सा हो जाएगा? सीतामढ़ी। कौन सा हो जाएगा? सीतामढ़ी। उसके बाद हम बात करें, ये कौन सा होगा? मधुबनी। मधुबनी होगा। उसके बाद इसकी बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? तो सुपौल हो जाएगा, अररिया, सुपौल, हाँ सुपौल हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? अररिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अररिया। उसके बाद बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा बताओ? किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। तो ये सारे जिला आता है। लेकिन हम आपको बता दें कि नेपाल के इस साइड से क्या करता है? उत्तर प्रदेश आता है। बिहार के इस साइड में उत्तर प्रदेश आता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेतिया है, ठीक है। ये बार बार हम आपको इसलिए बता रहे हैं बेतिया, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो किशनगंज आपको पता ही है कि कहाँ पे है। किशनगंज तो सबसे साइड में हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्या मिलता है? बिहार के उन जिलों के नाम बताए जो नेपाल से सीमा बनाता है। तो बिहार के उन जिलों का नाम बताए जो बिहार से क्या, नेपाल से क्या करता है? सीमा बनाता है। तो नेपाल से कौन कौन सा सीमा बनाता है? सबसे पहले मैंने बताया क्या? ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण बनाता है, ईस्ट चंपारण बनाता है। दूसरा कौन बनाता है? वेस्ट चंपारण बनाता है, वेस्ट चंपारण बनाता है। उसके बाद तीसरा कौन बनाता है बताओ? सीतामढ़ी बनाता है। सीतामढ़ी, वही जहाँ पे क्या हुआ था? माता सीता का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद कौन हो जाता है? सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, जहाँ का मधुबनी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्या है? मधुबनी पेंटिंग, यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मधुबनी पेंटिंग क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद मधुबनी के बाद बात करें तो कौन सा हो जाएगा बताओ? तो मधुबनी के बाद हो जाएगा सुपौल, सुपौल। उसके बाद अगर बात करें तो सुपौल के बाद कौन सा हो जाएगा बताओ? अररिया, अररिया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो किशनगंज, ठीक है। तो किशनगंज। तो ये सारे जिला क्या करते हैं? नेपाल से सीमा बनाते हैं। इधर कितना हो गया? 4 हो गया, और इधर कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के फर्स्ट सीएम कौन थे? तो बताओ बिहार के फर्स्ट सीएम कौन हो सकते हैं इसमें से?
आर के सिंह हो सकते हैं क्या, लालू प्रसाद हो सकते हैं क्या, एम डी तौफीक हो सकते हैं, या पीसी महालनोबिस होते हैं, हो सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए कौन हो गया, आर के सिंह। लालू प्रसाद तो बाद में मुख्यमंत्री बने ना। और बिहार की प्रथम महिला सीएम कौन थी, प्रथम महिला सीएम कौन थी बताओ, राबड़ी देवी थी। कौन थी, राबड़ी देवी कौन थी, तो लालू प्रसाद की वाइफ थी। कौन थी, लालू प्रसाद की वाइफ थी। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलता है, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के बारे में जान लो, ये ISO इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, क्या इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के फादर कहे जाते, क्या इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। मतलब ये जो थे ना सांख्यिकी विद थे, और ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे, इसीलिए फादर ऑफ द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कहा जाता है। मतलब भारतीय सांख्यिकी विद। ठीक है, कौन थे, तो ये थे। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी विद थे कौन, तो पीसी महालनोबिस थे। और ये कहाँ पे बनाए हैं, कोलकाता में। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलता है, 16 महाजनपदों की चर्चा निम्न में से किस पुस्तक में किया गया है, बताओ। 16 महाजनपदों की चर्चा, कौन सा, मगध। इतना बड़ा साम्राज्य, कितना बड़ा, इतना बड़ा, मतलब पूरे भारत से ले कटक से लेके अटक तक, मतलब समझ रहे हो कहाँ से लेकर के कहाँ तक फैला दिया था। तो 16 महाजनपदों की चर्चा किस बुक में है, तो हम आपको बता दें कि अंगुत्तर निकाय में है। किसमें है, अंगुत्तर निकाय में है। किसमें है, अंगुत्तर निकाय में क्या है, 16 महाजनपदों की चर्चा है। ठीक है, किताब उल हिंद किसने लिखा है, तो अलबरूनी ने लिखा है। किसने, अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखा है। उसके बाद हम आपको बता दें कि गुलामगिरी किसके लिखे हुए पुस्तक है, तो गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी लिखा गया। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने ही किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया, तो ये क्या कहते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। उसके बाद हम बता दें कि अष्टाध्याय किसने लिखा है, अष्टाध्याय किसने लिखा है, तो हम आपको बता दें पाणिनि। किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है। उसके बाद योग दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है, तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, बताओ पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, कमेंट कर रहे हो क्या, चलो करो। हाँ, तब तक हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, पटना हाईकोर्ट की स्थापना क्या 1916 में हुई थी, या 1862 में हुई थी, 1866 में, या फिर सन 2000 में। तो देखो हाईकोर्ट की स्थापना, हाईकोर्ट कब है, 1861 के अधिनियम के द्वारा आया, और सन 1862 में हमारे भारत में क्या हाईकोर्ट स्थापना किया गया, हाईकोर्ट भारत में बनाया गया। और उस वक्त 3 राज्यों में 1862 में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। वो कौन कौन से राज्य थे, तो वो पहला थे कोलकाता, क्या कोलकाता थे। दूसरा कौन थे, तो दूसरे थे मद्रास। दूसरा कौन था, मद्रास। और तीसरा था मुंबई। ठीक है, तो 1862 में कहाँ पे, कोलकाता, मद्रास और मुंबई 3 जगहों पे स्थापना किया गया था। उसके बाद 1916 में क्या किया गया, 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। किसका, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। उसके बाद हम आपको बता दें कि 1866 में क्या होता है, तो 1866 में स्थापना होता है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का। किसका, इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। ठीक है, और सन 2000 में आपको पता होगा कि सन 2000 में क्या होता है, तो भारत से 3 नए राज्य आते हैं। ये सारी बातें समझ में आ गई। तो सन 2000 में क्या होता है, भारत से 3 राज्य अलग होता है, मतलब भारत में 3 नए राज्य क्या उदय होते, 3 राज्यों का उदय होता है। तो वो 3 राज्य कौन कौन से थे, आप ये बताओ। ठीक है, तो वो 3 राज्य थे मित्र, कौन कौन से थे, वो 3 राज्य थे छत्तीसगढ़, यही ना, छत्तीसगढ़,
दूसरा कौन था बताओ? उत्तराखंड, उत्तराखंड। और तीसरा कौन था? तो तीसरा था, बताओ तीसरा कमेंटों का बॉक्स में, झारखंड। कौन था? झारखंड, झारखंड। तो ये 3 राज्यों में क्या होता है? तो हाई कोर्ट बनता है सन 2000 में। ठीक है, अब आप ये बात कमेंट बॉक्स में छाप दो कि इसका गठन कब हुआ, इसका गठन कब हुआ, कितने तारीख को हुआ था 2000 ईस्वी में, और इसका कब हुआ था। इस तीनों बातों को कमेंट बॉक्स में छापो। बिहार का राजकीय पशु क्या है बताओ? सबसे पहले तो भारत का राजकीय पशु बताओ। सब लोग कहते हो कि लायन को, लायन मतलब गाय को बिहार का भारत का राजकीय पशु बना दिया जाए, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है बताओ? क्या ये थॉट मैच करता है? नहीं करता है। ठीक है, तो देखो गाय को बना दिया जाना चाहिए, या फिर बैल, या फिर शेर, या फिर हिरन। तो कौन है बना दिया नहीं जाना चाहिए? तो ये है बैल। क्या? क्योंकि बैल इसलिए है क्योंकि बिहार के अधिकतर लोग क्या करते हैं? कृषि पे निर्भर करते हैं, और कृषि पे निर्भर करते हैं तो वहाँ पे क्या चाहिए? कृषि करने योग्य संसाधन चाहिए। तो इसीलिए बैल को क्या किया गया? तो बिहार का राजकीय पशु बनाया गया। वहीं पे हम आपको बता दें कि शेर भारत का राजकीय पशु है, शेर भारत का राजकीय पशु है। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलता है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पैरोट के बारे में बात करें तो पैरोट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मोर, मोर तो भारत का राजकीय पक्षी है। किसका? भारत का राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो इसमें से बचा कौन? इनमें से तो कोई हो नहीं, कोई नहीं हो ही नहीं सकता। गोरैया। तो गोरैया क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी है। समझ में आ गया? चलो आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? कहते हैं ना पुष्प पुष्प की बात है। ठीक है, तो इसीलिए बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, मतलब फूल क्या है? क्या कमल है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। कमल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कमल कहाँ का है? कमल राजकीय फूल, राष्ट्रीय फूल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गेंदा। गेंदा क्या है? तो बिहार का राजकीय फूल है। बिहार का राजकीय फूल है। बिहार का राजकीय फूल है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलता है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है बताओ? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। वहीं पे हम आपको बता दें बरगद क्या है? भारत का राजकीय वृक्ष है। आम क्या है? भारत का फल है। भारत का फल, भारतीय फल है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलता है? बिहार में होने वाले महत्वपूर्ण त्योहार का नाम बताइए। तो बिहार में होने वाला महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा हो गया? तो बिहार में महत्वपूर्ण त्योहार होने वाला तो छठ ही है सबसे पहले। और उसके बाद हम आपको बता दें कि नागालैंड का त्योहार का नाम बताओ। मध्य प्रदेश का कुछ त्योहार का नाम बताओ। ठीक है, उसके बाद बताओ महाराष्ट्र में होने वाला त्योहार का नाम बताओ कुछ। महाराष्ट्र में होने वाला त्योहार का नाम बताओ। उसके बाद बताओ नागालैंड में कौन सा मिला मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल मनाया जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ पे? नागालैंड में। मध्य प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है बताओ? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी क्या है? ये तो नृत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में छाप दो। महाराष्ट्र में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। समझ में आ गया? क्योंकि आपको भी होमवर्क मिलना चाहिए ना, आपको भी तो होमवर्क मिलना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलता है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो हम आपको बता दें कि बिहार का क्षेत्रफल है टोटल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। और ये पूरे भारत का 2.86% क्या करता है? भूमि छेकता है। पूरे भारत का 2.86%। भारत का क्षेत्रफल कितना है बताओ? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का एरिया कितना है? भारत का एरिया कितना है? तो 32,37,000, 32,87,000, 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर बोलो या फिर किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर किलोमीटर बोलो। ठीक है, और हम आपको बता दें कि भारत का नॉर्थ टू साउथ, क्या नॉर्थ टू साउथ लंबाई कितना है? और ईस्ट टू वेस्ट कितना लंबाई है? ईस्ट टू वेस्ट
लंबाई कितना है। इस दोनों बातों को आप कमेंट बॉक्स में छापो। भारत नॉर्थ टू साउथ कितना हो जाएगा बताओ। नॉर्थ टू साउथ कैसे, मतलब ऐसे भारत है, ऐसे भारत है, ऐसे भारत हो गया, उसके बाद ऐसे भारत हो गया, तो इसका नॉर्थ टू साउथ ये हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। समझ में आ गया। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 2933 किलोमीटर, कितना 2933 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर है। और ये बात आप कमेंट बॉक्स में छापो कि नॉर्थ टू साउथ इसका लंबाई कितना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या मिलता है, बिहार की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। बिहार की लंबाई और चौड़ाई, बिहार की लंबाई और चौड़ाई नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो कितना 345 किलोमीटर है, और वहीं पे ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो कितना है 483 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। आज के लिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लासेज समझ में आ रही है तो आप वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं तो आपको भी एफर्ट लगाना चाहिए ना। और हम आपको बता दें कि फिर से कल सुबह 10 बजे AVS की क्लासेज है, तो आप उसको मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, और हर एक क्लास को ज्वाइन कीजिए। फिर 4 से 5 में सोनम मैम की क्लास है, उसमें भी आप ज्वाइन करके ही आए हैं। तो चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और हाँ, आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो क्या कीजिए, आप किस पे कमेंट कर सकते हो। तो सोनम मैम का क्या है, सोनम मैम का क्या है, तो टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, सोनम मैम CDP करके, CDP बाय सोनम मैम आप डालना, आपको क्या होगा वो चैनल मिल जाएगा। आप उस पर कोई भी क्वेरीज कर सकते हो। नहीं तो अगर क्वेरीज रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, हम हर एक कमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो फिर इतना काफ़ी है आज के लिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि नहीं पढ़िएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, सी यू।